मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इंटीग्रिटी करियर एकेडमी। और आज हम अपने गैस लॉ वाले चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ गैस लॉ देखे थे। सबसे पहले हमने प्रेशर को देखा, वॉल्यूम को देखा, टेम्परेचर को देखा। फिर हमने देखा कि अगर ग्राफ बनाने पड़ेंगे तो हमें कैसे सोचना है ग्राफ बनाने के लिए। उसके बाद हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा, चार्ल्स लॉ पढ़ा, उस पर कुछ न्यूमेरिकल किए और लास्ट में जाके ग्राफ का एक क्वेश्चन किया। ओके, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम ये वाले टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जैसे कि गे-लुसेक लॉ पढ़ेंगे, हम कंबाइन गैस लॉ पढ़ेंगे, एवोगैड्रोज लॉ पढ़ेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे, डेंसिटी ऑफ गैस पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन। एक्चुअली में मोल कंसेप्ट का टॉपिक है, लेकिन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में मोल फ्रैक्शन का यूज है, इसीलिए सबसे पहले हम मोल फ्रैक्शन को देखेंगे और बाद में हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को देखेंगे। तो आज के हम लेक्चर नंबर 2 में ये सारे के सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर की तरह ये लेक्चर भी एकदम इंफॉर्मेटिव और मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए नोट्स बनाते रहिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गे-लुसेक लॉ। क्या कहता है गे-लुसेक लॉ? तो एक बार मैं ब्रीफ रिवीजन 1 मिनट में करवाना चाहता हूं कि जब हमने आपको पढ़ाया बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ में क्या कहा कि सर जी टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के। क्या यही पढ़ाया था? बिल्कुल। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ कहता है कि सर जी प्रेशर को कांस्टेंट रखो तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। क्या ये हमने चार्ल्स लॉ में पढ़ा था? अब यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं गे-लुसेक लॉ। गे-लुसेक लॉ, अब देखो यहाँ क्या कांस्टेंट था? टेम्परेचर। यहाँ क्या कांस्टेंट था? प्रेशर। तो तुम बताओ यहाँ क्या कांस्टेंट होगा? यहाँ कांस्टेंट होगा वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो कौन सी 2 टर्म बच गई? सर जी प्रेशर बच गया और टेम्परेचर बच गया। तो वॉल्यूम जब कांस्टेंट होता है उस समय प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। दिस इज गे-लुसेक लॉ। तो इस तरह से आप रिवीजन भी कर सकते हैं। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट, गे-लुसेक लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट। क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका ग्राफ बना था आइसोथर्मल। याद है कि नहीं? आइसोथर्मल। क्योंकि यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है तो इसका ग्राफ बना था आइसोबारिक। याद है कि नहीं? कर्व। यहाँ पे क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका ग्राफ हो जाएगा आइसोकोरिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जस्ट एक रिवीजन दिया है कि बॉयल्स लॉ में क्या पढ़ा था, चार्ल्स लॉ में क्या पढ़ा था और गे-लुसेक लॉ में क्या पढ़ने वाले हैं। तो एक बार इसको इरेज कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो हमारा क्या है? गे-लुसेक लॉ। गे-लुसेक लॉ कहता है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। देखो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, साथ में गैस का अमाउंट भी फिक्स रखना है। अगर गैस बढ़ाते जाओगे तो वॉल्यूम कैसे फिक्स हो पाएगा? समझ रहे हो? तो ध्यान रखना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस हो, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। आओ देखो, एट कांस्टेंट P, P लिख रहा हूं मतलब प्रेशर जब सॉरी P कांस्टेंट नहीं है, V कांस्टेंट है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो क्या कहानी है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे K, तो P बराबर KT। T को इधर भेज दे तो P डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू K, और डेट K इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी, एक मिनट, हाँ, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। K इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी, इसमें सिंगल एल आएगा, ठीक कर लेना, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या समझ में आ रही है बात?
कि इससे क्या सीखने को मिला कि प्रेशर और टेम्परेचर का डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू हमेशा सेम आएगी। आपको याद है क्या, बॉयल्स लॉ में हम कह रहे थे कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। चार्ल्स लॉ में हम कह रहे थे कि वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो गेल-लुसैक लॉ में क्या कह रहे हैं, प्रेशर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। क्या ये तीनों चीज दिमाग में रख पा रहे हो? हाँ सर रख पा रहे हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या है ये, प्रेशर डिवाइड बाय टेम्परेचर बराबर में होता है कांस्टेंट। आपसे पूछ सकता है कि सर कि ये वैल्यू ऑफ के किस पर डिपेंड करेगी, जो ये कांस्टेंट वैल्यू है ये किस पर डिपेंड करेगी, वैल्यू ऑफ के। तो आपको क्या कहना है कि के की वैल्यू सबसे पहले डिपेंड करती है उस पे जो चीज कांस्टेंट लिया गया है, वॉल्यूम। सिंपल सी बात है ना कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसीलिए ये लॉ फॉलो हो रहा है। अगर मान लो वॉल्यूम में बदल गया तो के भी बदल जाएगा ना। तो पहली चीज डिपेंड करेगी वॉल्यूम ऑफ गैस पे। क्या बात समझ आ रही है? ओके। दूसरी सर, तो दूसरी डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ गैस पे। तो दूसरी चीज जिस पे डिपेंड करेगी अमाउंट ऑफ गैस पे। क्या ये बात समझ आ रही है? हाँ सर। तीसरी चीज उस पे डिपेंड करेगी कि प्रेशर को किस यूनिट में ले रहे हो। टेम्परेचर तो एब्सोल्यूट वाला लेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज डिपेंड करेगी यूनिट ऑफ प्रेशर। अरे हाँ या ना, ये तीनों बात दिमाग में रहेगा कि नहीं? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट गेल-लुसैक लॉ में 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस और यूनिट ऑफ प्रेशर। क्या ये तीनों बातें आपको क्लियर हो गई? क्या ये आपको पता चल गया कि प्रेशर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, कुछ भी नहीं, कभी चेंज नहीं होगा। ओके, तो अब जरा आगे देखो। लेट्स सपोज कि एक कंटेनर है जिसमें कोई गैस है, सेम अमाउंट ऑफ गैस इसमें भी गैस ए है, इसमें भी गैस ए है। ओके, दोनों का वॉल्यूम सेम है, अगर वॉल्यूम सेम है तो इस कंटेनर के लिए मैं गैस 1 लगाऊं, गैस गेल-लुसैक लॉ लगाऊं, तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा P1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू के। क्या मैं यही कहूँगा? इसके लिए अगर मैं लगाऊंगा तो P2 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू के। क्या मैं ये कहूँगा? या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, चलो इसको K1 मान लो, इसको K2 मान लो। तो क्या हमें पता है कि K कभी नहीं बदलता अगर वॉल्यूम सेम हो तो बिल्कुल इसका मतलब K1 बराबर होगा K2 के। हाँ या ना? क्योंकि K तो कभी नहीं बदलेगा ना, क्योंकि वॉल्यूम सेम है। ओके, तो K1 की वैल्यू क्या है? P1 अपॉन T1। K2 की वैल्यू क्या है? P2 अपॉन T2। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया गेल-लुसैक लॉ का। हम जब भी न्यूमेरिकल सवाल सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व करेंगे। अब मैं यहीं पे रिवाइज करा देता हूँ। बॉयल्स लॉ का क्या फॉर्मूला था? P1V1 इज इक्वल टू P2V2। क्या ये बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला था? चार्ल्स लॉ का क्या था? V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। क्या ये चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला था? और हमारे गेल-लुसैक लॉ का फॉर्मूला आया है P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। क्लियर है? चलो सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल क्या कह रहा है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो कांस्टेंट वॉल्यूम हमें सीधा सीधा इंडिकेट कर रहा है कि ये गेल-लुसैक लॉ के ऊपर सवाल है। प्रेशर ऑफ 2 मोल ऑफ ए गैस इज 76। प्रेशर कितना दे रखा है? 76 मिलीमीटर ऑफ Hg। क्या इतना प्रेशर दे रखा है? ओके। टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री। क्या कह रहा है? देन फाइंड प्रेशर इन एटीएम। ओके, हमें ना P2 फाइंड करना है, वो भी एटीएम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट 377 केल्विन। मतलब जब T2 टेम्परेचर है 327 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसको अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट करने जाऊं तो आपको पता है ना सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 जोड़ते हैं। तो जब मैं 27 में 273 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 300 केल्विन।
इसको भी केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 जोड़ेंगे। तो जब मैं 327 में 273 जोड़ूंगा तो ये करीब पूरा 600 केल्विन है। क्या आएगा? अब सुनो, प्रेशर एटीएम में पूछ रहा है, तो क्या मैं इसको भी एटीएम में कन्वर्ट कर दूं? हाँ सर कर दो। आओ इधर देखो, आपको पता है 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी एक एटीएम के बराबर होता है। हाँ बिल्कुल, तो 76 कितने के बराबर होगा? सर जी इसका एक जीरो कम हो गया, इसका भी एक जीरो कम कर दो, मतलब 0.1 एटीएम कर दो। अरे यस और नो, क्या ये बात समझ आ रही है कि नहीं कि 760 मिलीमीटर 1 एटीएम के बराबर होता है, तो 76 मिलीमीटर 0.1 एटीएम के बराबर होगा, मतलब ये हमारा आ गया 0.1 एटीएम। अब तो जस्ट खटाक से वैल्यू पुट करो, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। क्या यही फॉर्मूला है? P1 कितना है? 0.1 एटीएम, T1 कितना है? 300 केल्विन, P2 हमें निकालना है, T2 कितना है? 600 केल्विन। 300 से 600 2 पे कट गया, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो हमारा P2 की वैल्यू आई है 0.1 इंटू में 2 डेट इज 0.2 एटीएम। अरे यस और नो बोलो, समझ आया कि नहीं? क्या ये 0.2 एटीएम कैसे आया? समझ आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो T1 टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, एट अ प्रेशर ऑफ 0.80, तो 0.80 प्रेशर है। ओके, is kept in a glass vessel. Suppose that the vessel can withstand a pressure of 2 atm, मतलब अब P2 प्रेशर कह रहा है 2 atm. How high you raise the temperature of the gas without bursting the balloon? तो आप कितना गैस का टेम्परेचर वो कर सकते हो, मतलब T2 वो पूछ रहा है वो हमसे। आओ निकालते हैं। क्या इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 जोड़ दूं? जैसे ही 273 जोड़ूंगा ये 298 केल्विन आएगा। बाकी कुछ करना नहीं है, साफ साफ देखो, यहाँ पे उसने लिखा नहीं कि वॉल्यूम फिक्स है या कांस्टेंट है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को पढ़ो तो क्या वो इतना कह रहा है कि वेसल वही पहले वाली ही है? हाँ या ना? तो अगर वेसल पहले वाली है तो तुम्हें नहीं लगता कि वॉल्यूम सेम होगा, क्योंकि गैस का खुद का वॉल्यूम नहीं होता, जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही गैस का वॉल्यूम होता है। और यहाँ पे कंटेनर तो फिक्स है ना, मतलब वॉल्यूम फिक्स है, और वॉल्यूम फिक्स है मतलब ये गे-लुसेक लॉ है, और ये गे-लुसेक लॉ है, इसीलिए फॉर्मूला लगेगा P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। P1 कितना है? 0.80, T1 298 केल्विन, P2 2 एटीएम, T2 निकालना है। अब आओ इसको 2 से ये कितने पे कट जाएगा? 0.4 पे कट जाएगा, तो हमारा T2 क्या आएगा? हमारा T2 आएगा 298 डिवाइडेड बाय 0.4। पॉइंट भी अगर मैं हटा दूँ तो ऊपर क्या चला गया? ऊपर 0 चला गया। अब इसको काट दो, 4 7 जा कितना होगा? 28, 18 बचा, 4 4 जा कितना हुआ? 16, 2 बचा 20, 4 5 जा 745 डिग्री, सॉरी डिग्री नहीं 745 केल्विन आ गया। अरे यस और नो, हाँ या ना? क्या क्लियर है कि नहीं? दिमाग में रखो ना, ये चीज एकदम दिमाग में रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोल रहा है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफ पहला बनाएंगे प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच में। तो आप देखो, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच में हम ग्राफ बना रहे हैं, टेम्परेचर हम वही केल्विन वाला लेंगे। अब आप खुद जानते हो ना यार, गे-लुसेक लॉ का कहना है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगेगा K, P बराबर KT। ये तो मैच करता है हमारे इक्वेशन y बराबर mx से, और y बराबर mx का कहना है कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ओरिजिन से पास होगा, तो प्रेशर डिवाइडेड बाय प्रेशर अपॉन टेम्परेचर, P बाई T का ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। क्या क्लियर है? ओके, एक और ग्राफ ले लेते हैं। दूसरा ग्राफ लेंगे प्रेशर अपॉन टेम्परेचर वर्सेस
प्रेशर। अब देखो एक तरफ ले लिया है प्रेशर अपॉन टेम्परेचर और दूसरी तरफ ले लिया है प्रेशर। अरे क्या आप इतना जानते हो कि P अपॉन टी कॉन्स्टेंट होता है? P अपॉन टी कभी नहीं बदलेगा, चाहे P बढ़ा लो चाहे T बढ़ा लो। तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा कि आप प्रेशर तो कितना भी बढ़ा लो, P अपॉन टी कभी नहीं बढ़ेगा। क्या समझ पा रहे हो इस चीज को? यहाँ पे टेम्परेचर भी आता ना तो भी सेम ग्राफ बनाते, क्योंकि प्रेशर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर P अपॉन टी कभी नहीं बदलता है। क्या दिमाग में रहेगा? तो ये हमारा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आगे देखो, अब नेक्स्ट है हमारा कंबाइन गैस लॉ। अभी तक क्या हो रहा था कि हम ना किन्हीं दो फैक्टर को कंपेयर कर रहे थे। बॉयल्स लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम को कंपेयर किया, चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम और टेम्परेचर को कंपेयर किया, गे-लुसेक लॉ में प्रेशर और टेम्परेचर को कंपेयर किया। कंबाइन गैस लॉ में हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों को कंपेयर करेंगे। सर अगर तीनों को ही कंपेयर करोगे तो कांस्टेंट क्या लोगे? तो कांस्टेंट लेंगे हम मोल, अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट रहेगा। तो जब गैस का अमाउंट कांस्टेंट होता है तब टेम्परेचर कुछ P1, V1, T1 से P2, V2, T2 कुछ भी बदल रहा है। अब इसको देखते हैं कैसे हो। अगर मैं ले लूँ बॉयल्स लॉ, क्या ले लूँ मैं? बॉयल्स लॉ। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर? लेकिन सर आपने तो पढ़ाया था कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अरे क्या फर्क पड़ जाएगा, अभी भी इनवर्सली बनाया है ना, इसलिए वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ओके सर, मान गए? ठीक है सर। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? तो सर जी चार्ल्स लॉ का कहना है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अपॉन प्रेशर? यस और नो? देखो टेम्परेचर न्यूमिनेटर में है, प्रेशर डिनोमिनेटर में। यस और नो? हाँ सर। अब जब भी मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लगाऊंगा ना कि, तो मैं ऐसे लिख दूं V बराबर KT अपॉन P। हाँ लिख सकते हो सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं प्रेशर को इधर भेज दूं? भेज दो सर। टेम्परेचर को नीचे ले आऊं? ले आओ सर, आप ही की मर्जी चलेगी। तो क्या बनेगा ये? PV अपॉन T बराबर K बनाना, यही है कंबाइन गैस लॉ। देखो दो गैस को कंबाइन करके बनाया गया है, डेट्स वाई इसको कंबाइन गैस लॉ कहा गया। अरे हाँ या ना? क्या समझ पा रहे हो तीन फैक्टर को? अब देखो मान लो इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन है कि प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। तो अगर मैं यहाँ कंबाइन गैस लॉ ये वाला यूज़ करूँ तो मैं क्या कहूँगा? P1 V1 अपॉन T1 बराबर में K1, यही कहूँगा। ओके सर, बिल्कुल सही बात है। फाइनल कंडीशन क्या है? सर फाइनल कंडीशन में होगा कुछ यूँ कि प्रेशर हो चुका होगा P2, वॉल्यूम हो चुका होगा V2, टेम्परेचर हो चुका होगा T2। अगर मैं यहाँ लगाता हूँ कंबाइन गैस लॉ तो मैं कहूँगा P2 V2 डिवाइडेड बाय T2 बराबर में K2। क्या मैं ये कहूँगा? K2। अब देखो हमको पता है कि K1 बराबर K2 होगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो नहीं बदलेगा। तो अगर K1 बराबर K2 होगा तो मैं यहाँ K1 की वैल्यू लिख देता हूँ P1 V1 डिवाइडेड बाय T1। यहाँ पे मैं K2 की वैल्यू लिख देता हूँ P2 V2 डिवाइडेड बाय T2। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे जब हम कंबाइन गैस लॉ के सवाल सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना। जब भी तीन फैक्टर को कंपेयर करवाएगा हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। क्या याद रहेगा? कंबाइन गैस लॉ कुछ नहीं है, ये कुछ दिमाग में मत रखो, इतना दिमाग में रखो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। सवाल देखो अब इसके ऊपर। सवाल क्या है, एक एक करके देखो। 300 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस, मतलब V1 कितना है? 300 लीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब T1 कितना है?
20 डिग्री सेल्सियस। एंड 5 एटीएम, प्रेशर कितना है 5 एटीएम। क्या हमें शुरू में 3 फैक्टर मिल गए। इज अलाउड टू एक्सपेंड, फैलने को कह रहा है, फैल रहा है, तो वॉल्यूम कितना हो गया 600, मतलब V2 हमारा कितना आ गया 600 लीटर टू अ प्रेशर ऑफ 1 एटीएम। प्रेशर P2 कितना हो गया 1 एटीएम। हमसे पूछ रहा है फाइंड ड्रॉप इन टेम्परेचर, T2 की बात करनी पड़ेगी, T2 नहीं दिया है, तो ये कंडीशन। ओके, टेम्परेचर सेल्सियस में होता है, उसको केल्विन में करना होता है। 20 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करने के लिए 273 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 293 केल्विन। क्या इतना क्लियर है। 3 फैक्टर कंपेयर कर रहा है, सिंपल सी बात है, कंबाइन गैस लॉ आएगा P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। क्या ऐसा होगा। P1 प्रेशर कितना है 5 एटीएम, V1 वॉल्यूम कितना है 300 लीटर, T1 टेम्परेचर कितना है 293 केल्विन, P2 प्रेशर कितना है 1 एटीएम और V2 वॉल्यूम कितना है 600 और T2 टेम्परेचर हमें निकालना है। क्या वैल्यू पुट कर दी, 300 पे 600 कितने पे कट गया 2 पे कट गया। अब मैं इसको आगे इधर सॉल्व कर रहा हूँ। T2 को अगर मैं उधर भेज दूँ तो सर जी 293 को ऊपर ले आओ, इनटू में 2 और ये 5 को नीचे ले आओ। क्या ऐसा लिख सकता हूँ मैं इस चीज़ को। हाँ सर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 293 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 2 जा 6, 9 2 जा 18 आएगा ना। हाँ, और 18 का 1 कैरी, 2 2 जा 4 और एक 5, 586 डिवाइडेड बाय 5, इसको करो 5 1 जा 5, 5 पे 86, 17 5 जा 85, 1 बचा, पॉइंट लेने पे 10, 117.2 केल्विन आया। कितना आया T2 मेरा 117.2 केल्विन। तो मैं ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। हाँ आगे बढ़े नहीं, ध्यान से देखो, वो कह रहे ड्रॉप इन टेम्परेचर। अरे क्या मेरी बात समझ रहे हो, वो क्या कह रहा है ड्रॉप इन टेम्परेचर। ड्रॉप इन टेम्परेचर पूछ रहा है, तो ड्रॉप का मतलब कितना कम हुआ, ड्रॉप इन टेम्परेचर। तो जब आप टेम्परेचर ड्रॉप करने की बात कर रहे हो तो पहले कितना था 293 केल्विन, अब कितना हो गया 117.2 केल्विन। तो माइनस कर दो ना, तो 2 का तो 2 एज इट इज रहेगा, 13 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 6, 8 में से 1 जाएगा 7, 2 में से 1 जाएगा 1। इतना टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। दिस इज द रियल आंसर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, ये आंसर। आगे बढ़ जाए, बहुत सिंपल बेसिक मैथ थी, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, अब आप दूसरा सवाल देखो। एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 18, 0 डिग्री सेल्सियस कहते ही मुझे दिमाग में चमक गया कि T1 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में लिखूंगा तो 273 केल्विन लिखूंगा। क्या क्लियर है। प्रेशर 1 एटीएम, मतलब P1 कह रहा है 1 एटीएम, ठीक है। और गैस ऑक्यूपाइड 100 सीसी, वॉल्यूम कितना है 100 सीसी। लास्ट लेक्चर में बताया था सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब मिलीलीटर के बराबर होता है, तो 100 सीसी को मैं 100 मिलीलीटर कह सकता हूँ। ओके, इतना मेन। इफ प्रेशर इज इंक्रीज टू 1.5, कह रहा है प्रेशर 1.5 गुना बढ़ गया है, 1.5 प्रेशर 1.5 गुना बढ़ गया है। तो तुम बताओ इसका 1.5 गुना कितना होगा। तो सर अगर ये 1 गुना बड़ा होता तो 1 और 1 2 हो जाता, आधा और बड़ा है, मतलब 1.5 गुना मतलब 2.5 एटीएम हो गया। क्या ये चीज समझ पा रहे हो। प्रेशर पहले 1 एटीएम था, अब 1.5 गुना और बढ़ गया, तो 1.5 और जोड़ देंगे तो 2.5 एटीएम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर। अब क्या कह रहा है, एंड टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 1/3, जो टेम्परेचर है वो 1/3 बढ़ा है। किसका 1/3, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का 1/3 बढ़ा है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना है 273,
273 का 1/3 निकालोगे कितना आएगा, ये 91 बढ़ गया, पहले कितना था 273 और कितना बढ़ गया 91, तो 273 में 91 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, क्या 364 आएगा। यस और नो, कितनों को समझ आ गया कि T2 टेम्परेचर 364 केल्विन होगा। उसने कहा है ना 1/3 बढ़ा है, तो 273 का 1/3 कितना हो गया 91, पहले कितना था 273, 91 और बढ़ गया तो क्या 364 हो जाएगा। हाँ, तो बस फिर पूछा क्या है, वॉल्यूम पूछा है, V2 पूछा है, खटाक से सॉल्व करो। P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। क्या ऐसे सॉल्व करेंगे, P1 कितना है 1 ATM, V1 कितना है 100 और T1 कितना है 273, P2 कितना है 2.5, V2 कितना है निकालना है, T2 कितना है 364 केल्विन। ये पॉइंट को हटा के नीचे एक जीरो भेज दिया मैंने। 25 पे 100 कितने पे कट गया, 4 पे कट गया। अगर मैं यहाँ लिखूँ V2 तो 3640 इंटू में 4 डिवाइडेड बाय 273। क्या ऐसा होगा, इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका V2 आ जाएगा CC में। कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्या क्लियर है? तो ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल था, किसके ऊपर बेस्ड था, कंबाइन गैस लॉ पे बेस्ड था। नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट है एवोगैड्रोस लॉ। अभी तक जितने भी सवाल आ रहे थे, मतलब जितने भी लॉ थे, बॉयल्स लॉ हो, चार्ल्स लॉ हो, गै-लुसेक लॉ हो, कंबाइन गैस लॉ हो, सब में अमाउंट ऑफ गैस फिक्स था, मतलब मोल फिक्स था। एवोगैड्रो लॉ में मोल फिक्स नहीं है। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, जरा देखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तब इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब जो जितना वॉल्यूम होगा उतने ही मोल्स होंगे रेशो में। अच्छा, इसी चीज को ऐसे भी कुछ किताब लिखती है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल, मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। क्या ये क्लियर है? ओके सर। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट K लगेगा, हाँ सर लगेगा। N को इधर भेज दे तो V डिवाइडेड बाय N बराबर क्या हो जाएगा, K, मतलब V बाय N कभी नहीं बदलेगा। तो इसके लिए अगर मैं वो फॉर्मूला बनाऊं तो क्या ऐसा बनेगा, V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2। अरे यस और नो? तो ये फॉर्मूला है एवोगैड्रोस लॉ का जो हम यूज़ करेंगे। सर ये वाली बात ना हमें समझ आ गई, लेकिन ऊपर वाली बात हमें नहीं समझ आई। ऊपर वाली बात को समझाने के लिए जरा देखो हम क्या कर सकते हैं। क्या मैं ऐसा कर दूं कि इस V2 को नीचे ले आऊं और N2 को उधर भेज दूं? हाँ सर, आपकी मर्जी, जो करना है करो। तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब कि जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वही मोल का रेशियो होगा। अरे यस और नो? यही बात तो ऊपर वाला कह रहा है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, कि जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वही मोल्स का रेशियो होगा। क्या समझ पा रहे हो? तो ये चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? इस चीज को मैं आइडियल गैस की इक्वेशन से तुम्हें प्रूव करके दिखाता हूँ। खाली जगह है? हाँ, आइडियल गैस की इक्वेशन से देखो प्रूव करते हैं। लेट सपोज कि दो गैस है, एक को नाम दिया है मैंने गैस 1, एक को नाम दिया है मैंने गैस 2। दो गैस है। गैस 1 के लिए मैं अगर आइडियल गैस लगा, आइडियल गैस क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये दोनों में सेम। तो यहाँ पे अगर मैं आइडियल गैस लगाऊं तो P वॉल्यूम गैस 1 का बराबर में मोल 1 का, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट। ये इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। यस और नो?
इसके लिए अगर आइडियल गैस लगाऊं तो क्या बोलूंगा, P वॉल्यूम V2 वाला, मोल N2 वाला, RT कांस्टेंट है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्या क्लियर? अब इन इक्वेशन 1 को अगर मैं डिवाइड कर दे रहा हूं इक्वेशन 2 से तो क्या होगा, P V1 इज इक्वल टू N1 RT डिवाइडेड में P V2 इज इक्वल टू N2 RT। क्या RT से RT कट गया, प्रेशर से प्रेशर कट गया, तो फॉर्मूला क्या बना, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। क्या यही आया जो डेफिनेशन कह रही थी, जो ये लाइन कह रही थी, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। तो वही है ये फर्स्ट लाइन कि जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इस चीज को आप सभी, ये डेरिवेशन था, कुछ जरूरत भी नहीं है, आप पीछे वाला याद कर लो, V1 अपॉन V2 बराबर में N1 अपॉन N2। हाँ, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये लेंगे, V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2। चलो एक दो सवाल करेंगे इस पे। 2 मोल ऑफ ए गैस, मोल कितना है N1 जल्दी बताओ सर। N1 इन्होंने दे दिया है 2 मोल, हैज वॉल्यूम 10 डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम 10 डेसीमीटर क्यूब। लास्ट लेक्चर में बताया था डेसीमीटर क्यूब लीटर के बराबर होता है। देन फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, N2 फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है व्हेन वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय 9। देखो कह रहा है बाय 90 कि 10 पहले था, 90 और बढ़ गया, तो मैं V2 क्या कहूंगा कि 10 मेरा पहले था और 90 मेरा और बढ़ गया, तो मेरा V2 हो गया 100 डेसीमीटर क्यूब। अरे यस और नो, समझ आ रहा है? हाँ, अब बस देखो खुद कह दिया टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो, तो टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट हो तो कौन सा लॉ लगता है, एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रोज लॉ का कहना है V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2। V1 कितना है 10 डेसीमीटर क्यूब, N1 कितना है 2 मोल, V2 कितना है 100 डेसीमीटर क्यूब, N2 कितना है सर जी निकालना है, एक जीरो से एक जीरो कट गया है, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा N2 उधर भेजूंगा तो 2 इंटू में 10 हमारा 20 मोल्स आंसर आ गया। अरे यस और नो, क्या ये बात सभी को क्लियर है कि हमारा 20 मोल्स आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव करनी है। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है कि ऐसी गैस जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुसेक लॉ, एवोगैड्रोज लॉ, कंबाइन गैस लॉ सबको फॉलो करे, उसे आइडियल गैस कहते हैं। तो देखो ये क्या कह रहा है, इक्वेशन फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ गैस लॉ। पीछे जितने भी हमने गैस लॉ पढ़े हैं उनको कंबाइन करके, उनके कॉम्बिनेशन से जो एक इक्वेशन बनेगी, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। आओ जरा देखते हैं क्या बनता है। तो अगर मैं लूँ, जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ का कहना है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। हाँ सर अब समझ गए हैं, वॉल्यूम पहले लिखो या प्रेशर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चार्ल्स लॉ का कहना है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हाँ सर ये भी समझ गए हैं। एवोगैड्रोज लॉ का कहना है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। सर आपने गेलुसेक लॉ क्यों नहीं लिया? जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आ चुका है। तो अगर मैं इन तीनों लॉ को कंबाइन करूं तो क्या मैं ऐसे लिख दूं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT अपॉन P। देखो N और T न्यूमिनेटर में थे तो न्यूमिनेटर में रखा, P डिनोमिनेटर में था, डिनोमिनेटर। क्या इतना लिख सकते? हाँ सर सही है। अब आपको पता होगा जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट K लिखते थे। इस केस में एक स्पेशल कांस्टेंट आ रहा है R, तो क्या होगा यहाँ पे वॉल्यूम इज इक्वल टू N कांस्टेंट RT डिवाइडेड बाय P। क्या मैं P को उधर भेज दूं? सर हमसे क्यों पूछते हो, जब आपको करना ही है वही चीज। तो P उधर भेज दिया तो बना PV इज इक्वल टू nRT। दिस इज आवर आइडियल गैस इक्वेशन। कभी भी आपसे बोले
कि क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन। फटाक से बताओ उसको। PV इज इक्वल टू nRT। क्या होती है? PV इज इक्वल टू nRT। लर्न करो क्या होती है? PV इज इक्वल टू nRT। चलो अब सर R के बारे में भी थोड़ा बहुत बता दो। हाँ, अब R के बारे में ही हम जानेंगे। ये R क्या होता है जरा देखो। R को कहा जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सर जी क्या बोला है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सर आप कह रहे हो कि ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो क्या इसकी वैल्यू फिक्स होगी? हाँ बिल्कुल फिक्स है। आओ बताता हूं। R की वैल्यू होगी 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। सर चलो वैल्यू तो सर हमें रटनी पड़ती है, मान लिया। सर ये इतनी सारी यूनिट कैसे लिख रहे हो? आओ देखो, क्या मैं R को ऐसे लिख सकता हूँ? PV डिवाइडेड बाय NT। हाँ सर, आपने NT को इधर भेज दिया, हाँ लिख सकते हो। प्रेशर की यूनिट ATM, वॉल्यूम की यूनिट लीटर, टेम्परेचर की यूनिट, अब नीचे है, नीचे वाले को ऊपर लिखोगे तो माइनस लगा के लिखोगे ना, तो टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, मोल की यूनिट मोल। तो ये यहाँ से आया है। क्या इस चीज को समझ पा रहे हो? अरे यस और नो, ये चीज समझ पाए? हाँ सर करेक्ट, एकदम समझ गए। अब क्या होता है कि ना, ये वैल्यू अगर हम न्यूमेरिकल के टाइम पे बार बार रखेंगे तो हमारा आंसर निकालने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसीलिए अप्रॉक्सीमेटली इसको 1/12 माना जाता है। 0.0821 को अप्रॉक्सीमेटली हम 1/12 लेके सवाल सॉल्व करेंगे तो भी हमारा सवाल गलत नहीं हो। ओके सर, अगर ATM की जगह बार आ जाए तो क्या होगा? ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ATM की जगह बार भी आ गया तो देखो R, बस कर, देखो R बराबर में अगर लीटर की जगह मैंने बार कर दिया, बाकी सब कुछ सेम है, मैंने क्या किया है? लीटर की जगह बार कर दिया है, तो पता है क्या हो जाएगा? ये 21 की जगह 3 लिखेंगे, 0.083 बस ये लिखेंगे। और ज़्यादा लिखना चाहो तो 2 आ जाएगा, तो 0.083 ये ATM की जगह जब बार आ जाए। अब ये ऐसे तो आएगा नहीं, तो याद सिर्फ ऊपर वाला रखना, पर पता होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ। तीसरा देखो, तीसरे R की वैल्यू जब हम लीटर और बार को कन्वर्ट कर देंगे कैलोरी में, तब हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं? तब हम इसके लिए लिखेंगे कि R की वैल्यू 1.987 ये हो जाएगी R की वैल्यू, जब हम यहाँ कैलोरी ले लेंगे और इसको अप्रॉक्सीमेटली 2 मान के आप सवाल सॉल्व कर सकते हो, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। जनरली क्वेश्चन में R की वैल्यू गिवन होती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ, ये चीज़ दिमाग में रखना। आगे देखो, सर अगर कैलोरी आ रही है तो जूल भी आ सकती है। हाँ बिल्कुल, जूल भी आ सकता है। तो अगर मैं R की वैल्यू जूल में लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा 8.31, क्या लिखूँगा मैं? 8.31 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इसी चीज़ को मैं 25/3 भी ले सकता हूँ। इतनी सारी वैल्यू है R की जो आपको दिमाग में रखनी है। क्या ये R की वैल्यू सभी को समझ आ गई? यस और नो बोलो। याद सर कौन सा रखें? सिर्फ ये ATM वाला फिलहाल के लिए याद रखो, लेकिन इंफॉर्मेशन सबके बारे में पता होनी चाहिए। ये क्लियर है कि नहीं? अरे यस और नो क्लियर है कि नहीं? हाँ सर क्लियर। आगे बढ़ो, सवाल करेंगे अब हम आइडियल गैस के। क्या कह रहा है? 2.8 ग्राम ऑफ ए गैस, एक गैस है जिसका 2.8 ग्राम दिया है। अब जब भी मास दिया हो उसको तुरंत मोल में कन्वर्ट करो। तो मास को मोल में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास कितना है? 2.8 ग्राम। मोलर मास कितना है? तो कौन सी गैस है? अच्छा पता ही नहीं है कौन सी गैस है, तो जब ना पता हो तो जस्ट M लिख दो, मोलर मास। ये हमारा मोल आ गया।
क्या क्लियर है? ओके। प्रेशर कितना दिया है? प्रेशर दिया है इन्होंने 1 atm, प्रेशर 1 atm। टेम्परेचर कितना दिया है? टेम्परेचर 273 केल्विन। क्या कह रहे हैं? वॉल्यूम कितना दिया है? वॉल्यूम दिया है 2.24 लीटर, वॉल्यूम है 2 पूछ क्या रहे हैं? द गैस कैन नॉट बी। ओके, मतलब ये हमसे ना तो प्रेशर पूछ रहे हैं, ना टेम्परेचर पूछ रहे हैं, ना वॉल्यूम पूछ रहे हैं, ना ही मोल पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि इन चारों में से कौन सी गैस होगी। सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सी गैस? तो आपको ये नहीं दिया ना उसने, तो आप ये निकालो और चेक करो इन चारों में से जिसका मास इसके साथ मैच नहीं करेगा वो नहीं आ सकता। आओ देखते हैं। तो जब मैं आइडियल गैस लगाऊंगा PV इज इक्वल टू nRT, प्रेशर कितना है? 1 atm, प्रेशर की जगह 1 पुट कर दिया। वॉल्यूम कितना है? 2.24, वॉल्यूम की जगह 2.24 पुट कर दिया। मोल कितना है? सर मोल तो नहीं दिया, ये हमने अभी अभी निकाला, तो 2.8 डिवाइडेड बाय m। आर की वैल्यू सर इज इक्वल टू क्यों लगा रहा हूँ? आर की वैल्यू सर 0.0821, पहला सवाल है इसलिए ओरिजिनल वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इसके बाद 1/12 ही पुट करूंगा। ओके। और सर टी की वैल्यू 273 केल्विन। क्या इतना क्लियर है? ओके। सर एम को उधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। चलो एम को उधर भेज दिया। 2.8 इंटू में 0.0821 इंटू में 273 डिवाइडेड बाय 2.241 के कोई, इससे ये काटेंगे तो 8 पे कटेगा, 8 पे नहीं 0.8 पे कटेगा। इससे ये 0.8 पे कट जाएगा क्योंकि एक इससे ये जब काटोगे तो बोलो कितने पे कटेगा? जल्दी बताओ कितने पे कटेगा? सर जी ये 0.1 पे कटेगा। कितने पे कटेगा? 0.1, क्योंकि मैं इतना ही ले रहा हूँ 0.08 0.8 0.1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 27.3। अब क्योंकि मैंने इसको पूरा नहीं किया है, अप्रोक्सीमेशन से किया है, तो आया 27.3। क्या इस 27.3 को मैं अप्रोक्सीमेटली 28 ग्राम मान लूँ? हाँ मान सकते हो सर ज़्यादा बेटर होता 27 मान लेते। 28 इसलिए मान रहा हूँ मैं क्योंकि न्यूमिनेटर की वैल्यू को कम किया। अगर ये न्यूमिनेटर वाली वैल्यू कम ना करता तो ये और आगे जाता, इसलिए 28 लिया है। अब देखो इनमें से किसका मास 28 नहीं है? एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 2 का 32। सर जी पहले वाले का ही नहीं है, मतलब ये गैस नहीं हो सकती। क्या इसका मास 28 है? सर जी कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, ये तो 28 है। क्या ये है? सर जी एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो 2 का 28, ये भी है। सर एक कार्बन का 12, तो 2 का 24 और 4 हाइड्रोजन का 4, टोटल हो गया 28, ये भी है। तो 28 28 28 तीन ऑप्शन है, एक इस ऑप्शन में 28 नहीं है, तो ये वाली गैस नहीं आ सकती है इस कंडीशन पे। तो ये हमने लिख दिया। क्या बहुत आसान था? अच्छा क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल। ओके, वॉल्यूम कितना दिया है? 3 लीटर। व्हेन 7 है क्या ये? क्या है ये? AM ऑफ N2 ओके इज इंट्रोड्यूस एट टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर है 300 केल्विन। ओके 7, ये यहाँ पे अब वैल्यू एक्चुअली थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ है। चलो फिलहाल के लिए हम कोई सा भी डाटा ले लेते हैं। व्हेन 7 ग्राम लिख लेते हैं, 7 ग्राम, हाँ ग्राम ही होगा ये बिल्कुल। मास कितना दिया है? 7 ग्राम N2, मास है 7 ग्राम N2। मैंने क्या बोला है? जब भी मास दिया हो आप मोल निकाल लो। मोल निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास कितना है? 7 ग्राम। N2 का मोलर मास 28, कितना मोल आ गया? 1/4 मोल आ गया। क्या इतना क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया है, मोल दिया है, पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है सर प्रेशर नहीं दिया है सर, प्रेशर पूछ रहा है। तो फटाफट लगाते हैं आइडियल गैस की इक्वेशन।
PV इज इक्वल टू nRT। प्रेशर कितना है सर जी वो तो बताना है। वॉल्यूम कितना है nRT/V कर दो क्या, अब पुट करता हूँ। प्रेशर वो मोल कितना आया 1/4 आया। R की वैल्यू 1/12 ले लेंगे। टेम्परेचर 300 केल्विन है और वॉल्यूम कितना है सर 3 लीटर है। 3 से ये कितने पे कट गया 100 पे कट गया और 100 से 4 पे कितने पे कट गया 25 पे कट गया। 25 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे कितना आएगा 12 2 जा 24, 10 बचा 0, 12 8 जा 96, 2.08 आंसर आ गया इसका ATM में। क्या ये बात समझ आ रही है? ये प्रेशर कितना आसान था यार, सारी वैल्यू क्वेश्चन ने दी हुई है, जस्ट हमें PV इज इक्वल टू nRT लेना था और इसको सॉल्व करना था। चलो ये हो गया। नेक्स्ट देखो, रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट। ओके, डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट में रिलेशन बताना है। पहले तो मैं बता ही देता हूँ रिलेशन क्या होता है। तो किसी भी गैस की डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है PM/RT, प्राइम मिनिस्टर डिवाइडेड बाय राष्ट्रपति। ये होता है याद करने का तरीका कि डेंसिटी ऑफ गैस निकालने का फॉर्मूला है PM/RT, जहाँ पे D किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, D रिप्रेजेंट कर रहा है डेंसिटी ऑफ गैस। ओके, P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, P रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर ऑफ गैस। क्या ये क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, M रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर मास ऑफ गैस। क्या ये क्लियर है? हाँ सर ये भी क्लियर है। T किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, T रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर ऑफ गैस। R क्या है सर, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ये डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है PM/RT, प्राइम मिनिस्टर डिवाइडेड बाय राष्ट्रपति। सर ये आया कैसे, आया कैसे उसके लिए बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, दिखा देता हूँ। आइडियल गैस इक्वेशन पता है? हाँ सर पता है, PV इज इक्वल टू nRT। प्रेशर ये है। अब देखो, क्या मैं मोल का फॉर्मूला लिख दूं कि गिवन वेट अपॉन में मोलर वेट? अरे यही होता है ना मोल का मास वाला फॉर्मूला, गिवन वेट अपॉन में मोलर वेट। यहाँ पे लिख भी देते हैं। W रिप्रेजेंट कर रहा है वेट ऑफ गैस और M रिप्रेजेंट करेगा मोलर मास ऑफ गैस। क्या ये चीज दिख रही है? हाँ सर ओके। अब RT को एज इट इज लिख लो, RT लिख लिया। अब ऐसा करूं मैं मास को उधर भेज दूं, वॉल्यूम को इधर भेज सकता हूं क्या? सर फिर पूछ रहे हो, फिर मानोगे तो अपनी भेज दो सर। W/V/RT ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख दो। अब ये क्या है सर? ये वेट ऑफ गैस है। ये क्या है सर? ये वॉल्यूम ऑफ गैस है। वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी होती है। तो इसकी जगह सर मैं ऐसे लिख दूँ, PM इज इक्वल टू DRT। लिख सकते हो? हाँ सर लिख सकते हो। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया? देखो यही बना ना, PM/RT। ये डेंसिटी का फॉर्मूला है, याद करने का तरीका बता चुका हूं। डेंसिटी ऑफ गैस निकालने का फॉर्मूला है प्राइम मिनिस्टर डिवाइडेड बाय राष्ट्रपति, PM/RT। आगे देखो सवाल करेंगे, क्या कह रहा है? फाइंड डेंसिटी ऑफ NO गैस एट STP। NO गैस की डेंसिटी पूछ रहा है STP पर। तो STP का मतलब क्या होता है? STP की फुल फॉर्म लास्ट लेक्चर में बताया था, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। STP पे टेम्परेचर हमें 0 डिग्री सेल्सियस लेना है, जो 273 केल्विन के बराबर होगा। STP पे हमें प्रेशर जो है वो 1 ATM लेना है और STP पे जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है 1 मोल का। ओके, तो हमें डेंसिटी निकालना है। डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला है प्राइम मिनिस्टर डिवाइडेड बाय राष्ट्रपति। तो भैया प्रेशर कितना होता है 1 ATM। NO का मोलर मास कितना होगा? अब इधर निकाल लेते हैं। एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, 16 और 40 30 ग्राम आ गया, मतलब मोलर मास 30।
आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू सर 1/12 लेंगे तो नीचे 1 और नीचे का 12, अब इसका 12 ऊपर ही जाएगा तो मैं इसको 12 को ऊपर लिख देता हूँ 1/12। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है 273 केल्विन, तो 12 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे 360 डिवाइडेड बाय 273, इसको डिवाइड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा डेंसिटी। क्या क्लियर है, यस और नो? सर आप मुझे डेंसिटी की यूनिट बता सकते हो क्या? आओ निकालते हैं। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटीएम, इसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम। आर की यूनिट, तो आर की यूनिट होती है लीटर, एटीएम, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। अच्छा मोल की खुद, मोल तो वैसे ही ग्राम हो जाएगा तो मोल की नहीं लिखेंगे क्योंकि मोल तो खुद ग्राम बाय ग्राम लिखने की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर ये माइनस में है तो क्या मैं इसको ऊपर भेज दूं, नहीं रहने दो ना। अच्छा ये इतनी यूनिट तो हो गई आर की, अब इस टेम्परेचर का के, देखो ये माइनस में ये प्लस में, के से के कट गया, हाँ कट गया। क्या एटीएम से एटीएम कट गया, हाँ कट गया। क्या लीटर, एक और चीज जरा देखो, ये क्या है, ग्राम, ग्राम पर लीटर, तो एक्चुअली में यह जो वॉल्यूम दिया जाता है वो अगर लीटर में ले रहे हो तो इसको आपको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो इसकी यूनिट हो जाएगी ग्राम पर, अगर आप लीटर में ले रहे हो तो लीटर में ले लो, घर पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि दोनों सीजीएस में रखो या दोनों एसआई में रखो। इस सेंटीमीटर क्यूब को मिलीलीटर भी लिख सकते हो, तो ये यूनिट हो जाएगी। आगे देखो, फाइंड डेंसिटी ऑफ CH4 विद रिस्पेक्ट टू, रेशो पूछ रहा है कि CH4 की डेंसिटी बताओ विद रिस्पेक्ट टू SO3। क्या समझ रहे हो, फॉर्मूला क्या आता है? तो सर इसके लिए फॉर्मूला लगाओगे तो P, अब मास CH4 का डिवाइडेड बाय RT। सर आप यहाँ CH4 क्यों नहीं लगा रहे हो, देखो क्वेश्चन ने कह दिया टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के लिए सेम, तो ये इसका फॉर्मूला था। जब मैं यही फॉर्मूला इसके लिए लगाऊंगा तो प्राइम मिनिस्टर SO3 बाय राष्ट्रपति, क्या RT से RT कट गया, क्या प्रेशर से प्रेशर कट गया, तो डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला जो बना है वो बना है MCH4 डिवाइडेड बाय MSO3। क्या ये बना है फॉर्मूला? CH4 का मोलर मास कितना होता है सर, एक कार्बन का होता है 12, 4 हाइड्रोजन का 4, टोटल आ गया 16 ग्राम। SO3 सर एक सल्फर का मास होता है 32, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 3 का 16 3 48 और इसको जोड़ोगे 80 ग्राम, तो एक का मास आया है 16 ग्राम, एक का मास आया है 80 ग्राम, तो 16 डिवाइडेड बाई 80 1/5। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आया, डेंसिटी CH4 डिवाइडेड बाय डेंसिटी SO3 1/5, ये हमारा आंसर आ गया रेशो में 1/5। क्या बहुत आसान था ये डेंसिटी वाला, यस और नो? हाँ सर आसान था। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को समझने से पहले आप देखो कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ना एक सॉल्यूशन है। क्या है इस कंटेनर के अंदर? एक सॉल्यूशन है। उस सॉल्यूशन को बनाने के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट लगे होंगे, तो सॉल्यूट के मोल को मैं NB से लिख रहा हूँ और सॉल्वेंट के मोल को Na से लिख रहा हूँ, ठीक है? यहाँ लिख भी देता हूँ, NB रिप्रेजेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये NB क्यों लिखा, क्योंकि ना बुक में सॉल्यूट को B से रिप्रेजेंट किया है और मोल को N से करते हैं तो NB लिखा, और सॉल्वेंट के मोल को मैं Na से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो Na है हमारा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्या इतना क्लियर है? हम निकालने जा रहे हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन निकालने जा रहे हैं। तो देखो ना, कह रहा है मोल का फ्रैक्शन। मान लो एक डब्बा है जिसमें 2 पार्ट शेडेड है और मैं तुम्हें कह दूं शेडेड वाले पार्ट का फ्रैक्शन बताओ, तो आप कहते सर शेडेड वाले 2 हैं,
टोटल 4 है, 2/4 हो जाएगा। तो क्या मैं यहाँ पे अगर मैं मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालूं तो क्या मैं यही कहूँगा कि सर सॉल्यूट का मोल NB है और टोटल मोल NB प्लस Na है, यही कहूँगा ना? हाँ सर यही कहोगे तो खत्म हो गया, यही मोल फ्रैक्शन है। क्या समझ पाए मोल फ्रैक्शन क्या है? अगर आप सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो तो ऊपर सॉल्यूट का मोल और नीचे टोटल मोल। अच्छा सर अगर मैं मतलब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालूंगा, मोल फ्रैक्शन अगर मैं सॉल्वेंट का निकालूंगा तो क्या सर मैं ऐसा करूंगा, ऊपर सॉल्वेंट का मोल और नीचे टोटल मोल? क्या मैं ऐसा करूं? हाँ ऐसा करोगे तो क्या? हाँ सर समझ आ गया। सर मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किसी सिंबल से नहीं करते हैं क्या? करते हैं ना। मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है ये x। अरे चला जाओ भाई, ऐसे मत कर। ये होता है मोल फ्रैक्शन का सिंबल, ये x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ तो मैं XB कहूँगा, अगर मैं सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ तो मैं XA कहूँगा। क्या क्लियर है? हाँ सर ये चीज़ पूरी क्लियर हो गई। कितना आसान है ना सर कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ऊपर सॉल्यूट का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ऊपर सॉल्वेंट का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। अब देखो एक चीज़ याद रखनी है कि अगर मैं मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का और अगर मैं मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का दोनों को जोड़ दूं तो मेरा आंसर आएगा 1। सर इसका यूज़ कहाँ है? मान लो क्वेश्चन ने दे दिया कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ये है तो आप 1 में से उसको माइनस कर दो, सॉल्वेंट का आ जाएगा। बिल्कुल। दूसरी चीज़ आपको क्या दिमाग में रखनी है कि अगर मैं रेशियो निकालूँ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का तो वो रेशियो मोल के रेशियो के बराबर आएगा। अब सर ये चीज़ कैसे लिख रहे हो, हम इसको भी नहीं समझ पा रहे हैं। आओ दिखाता हूँ, जगह है? हाँ है। आओ देखो जरा इस सवाल को देखो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का और मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का दोनों का रेशियो निकालना चाहता हूँ। तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है? NB Na प्लस NB, यही है? हाँ सर यही है। सॉल्वेंट के मोल मल्टीप्लाई आएगा। सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला सर सॉल्वेंट का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। क्या यही है? हाँ यही है। क्या इससे ये कट गया? तो तुझे नहीं दिख रहा क्या कि XB अपॉन XA जो है वो NB अपॉन Na के बराबर है? यस और नो? हाँ सर ये पूरा चमक आ गया कि मतलब जो मोल फ्रैक्शन का रेशो है वही मोल का रेशो होता है। क्या क्लियर है ये? बिल्कुल यही चीज़ मैंने यहाँ बताई कि जो मोल फ्रैक्शन का रेशो है वही मोल का रेशो है। तीसरी बात, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस। अरे देखो ना यार, ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, मोल से मोल कट गया ना तो कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस। नेक्स्ट ये हो गया। सवाल एक कर लेते हैं बिल्कुल सिंपल सा। कह रहा है 3 मोल्स ऑफ वाटर, मतलब इसने दिया है मोल्स ऑफ वाटर 3 मोल्स इज मिक्सड विद 1 मोल ऑफ शुगर। मोल ऑफ शुगर क्या है? 1 मोल। कह रहा है फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड शुगर। तो भैया मोल फ्रैक्शन अगर मैं निकालना चाहूँ शुगर का तो फॉर्मूला क्या है? सर बहुत आसान है, ऊपर शुगर का मोल लिख दो, नीचे टोटल मोल लिख दो, तो 1/4 मोल इसका आंसर आ गया। क्या समझ पा रहे हो? अगर मैं निकालना चाहता हूँ मोल फ्रैक्शन वाटर का तो ऊपर वाटर के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, तो ये आ गया 3/4। यस और नो? तो ये खत्म कहानी। कितना आसान सवाल है मोल फ्रैक्शन पे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या होता है डाल्टन्स लॉ, क्या होता है पार्शियल प्रेशर? आओ देखते हैं। लेट सपोज कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर एक गैस भरी गई है गैस A और एक गैस भरी गई है गैस B, ठीक है।
तो इस कंटेनर का टोटल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो गैस ए के प्रेशर प्लस गैस बी के प्रेशर के बराबर होगा। हाँ, अब सुनो, कहानी सुनो। टोटल प्रेशर तो दोनों का मिला के होगा, लेकिन अगर हम एक सिंगल गैस के प्रेशर की बात करेंगे तो डेट प्रेशर इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। मतलब टोटल प्रेशर तो पी टोटल है, लेकिन अगर मैं गैस ए की सिर्फ बात करूं तो मैं कहूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए। अगर गैस बी की बात करूं तो मैं कहूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी। दैट मीन मैं यहां पे लिख दूं कि P गैस A का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A। अगर मैं P गैस B की बात कर रहा हूं तो मैं कहूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B, कि ये गैस B का पार्शियल प्रेशर है। क्या ये दोनों बात समझ आ रही है आपको? हाँ सर समझ आ रही है। अब ये डाल्टन्स लॉ कह क्या रहा है? डाल्टन्स लॉ कह रहा है कि अगर नॉन रिएक्टिंग गैस है, बिल्कुल पहली कंडीशन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की है कि गैस नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि भैया गैस आपस में रिएक्शन कर लेंगी तो कुछ नया बन जाएगा ना, और अगर कुछ नया बन गया तो किस बात का प्रेशर का गैस ए और गैस बी रही ही नहीं, तो हम उनके प्रेशर की बात ही क्यों करेंगे? समझ पा रहे हो? तो ये नॉन रिएक्टिंग गैस होनी चाहिए। तो जब नॉन रिएक्टिंग गैस होंगी तो जो टोटल प्रेशर होगा वो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस होगा। यही बात कहना चाहता है कि जो टोटल प्रेशर है वो गैस ए और गैस बी के प्रेशर का जोड़ मिलाकर होगा। तो सर ये तो हमें पता है। सवाल ये उठता है कि सर हम पार्शियल प्रेशर निकाले कैसे? तो यहाँ देखो, पार्शियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखना, इसको थोड़ा सा बाजू में ले लेते हैं। पार्शियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला होता है, अजब, मोल फ्रैक्शन। क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इनटू में टोटल प्रेशर, पी टोटल। ये होता है फॉर्मूला पार्शियल प्रेशर निकालने का। मतलब अगर मैं गैस ए का पार्शियल प्रेशर निकालना चाहता हूँ तो मैं कहूँगा मोल फ्रैक्शन गैस ए का इनटू में टोटल प्रेशर। क्या ये समझ आया? अगर मैं गैस बी का पार्शियल प्रेशर निकालना चाहता हूँ तो मैं कहूँगा मोल फ्रैक्शन गैस बी का इनटू में टोटल प्रेशर। ये फॉर्मूला है पार्शियल प्रेशर निकालने का। सवाल ये उठता है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से? आओ देखते हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। मान लो, जरा ध्यान से सुनना, अगर मैं गैस ए के लिए आइडियल गैस लगाऊं तो मैं क्या कहूँगा? पी ए वी इज इक्वल टू एन ए आर टी। अरे वॉल्यूम और टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही लूंगा ना। हाँ, तो यही कहूँगा। हाँ सर यही कहोगे। अगर मैं गैस बी के लिए पार्शियल प्रेशर की बात करूँ तो पी बी वी इज इक्वल टू एन बी आर टी। अगर मैं टोटल प्रेशर को कंसीडर करूँ तो मैं क्या कहूँगा? टोटल प्रेशर अगर ले लूँ गैस ए प्लस में गैस बी, दोनों के मिला के बात करूँ तो क्या मैं ये कह सकता हूँ पी टी वी बराबर में एन टी को भी मैं ऐसे लिख दूँ एन ए प्लस एन बी, एक मिनट, एन बी आर टी।
क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? हाँ सर कैसे? अब सोचो, पार्शियल प्रेशर मतलब टोटल में से गैस ए का, अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल प्रेशर में से गैस ए का कितना प्रेशर है, तो आप क्या करते? गैस ए के प्रेशर को टोटल प्रेशर से डिवाइड करते ना। अरे मान लो पूछता कि एक स्टूडेंट में नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, उसका रेशियो बताओ, तो आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से ऊपर नंबर ऑफ बॉयज लेते ना, डिवाइड करते। सेम यहाँ पे आप, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान रहा हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान रहा हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 मान रहा हूँ। अगर आप निकालना चाहते हो गैस ए का पार्शियल प्रेशर, तो आप क्या कर दो, पहली इक्वेशन को डिवाइड कर दो तीसरी इक्वेशन से। जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, PAV इज इक्वल टू NaRT डिवाइडेड में PTV इज इक्वल टू Na प्लस NbRT। RT से RT कट गया, V से V कट गया। Na अपॉन Nb क्या होता है? Na अपॉन Nb होता है सर मोल फ्रैक्शन ऑफ A, क्योंकि ऊपर मोल A के नीचे टोटल मोल। PT को उधर भेज दो। क्या ये वही फॉर्मूला नहीं बन गया जो मैंने पिछली स्लाइड में लिखा कि गैस A का प्रेशर XA अपॉन PT? यस और नो? हाँ बिल्कुल। इसी तरह जब आप दूसरे का पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हो तो दूसरी गैस को डिवाइड कर दो तीसरी इक्वेशन से, तो क्या होगा, PBV इज इक्वल टू NBV इज इक्वल टू NbRT। टोटल से कर रहे हो तो PTV बराबर Na प्लस NbRT। RT से RT कट गया, VT से V से V कट गया, तो PB कितना आया, ये मोल फ्रैक्शन XB, और इसको उधर भेज दिया PT। क्या वही आया जो पिछली स्लाइड में? तो ये आपको याद नहीं रखना है, ये मैंने डेरिवेशन बताया है आपको कि गैस A का पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला कैसे आया, गैस B के पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला कैसे आया, इसको दिमाग में रखो। नेक्स्ट सवाल, टू विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज नॉट एप्लीकेबल? तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा जो गैस रिएक्टिंग होगी। ये तो रिएक्शन नहीं करती, इसके लिए एप्लीकेबल है। ये भी रिएक्शन नहीं करेगी क्योंकि N2 टूटेगा ही नहीं जल्दी, एप्लीकेबल है। ये भी, ये दोनों तो रिएक्शन करके HCl बना लेंगे, इसीलिए तीसरी गैस के लिए ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एप्लीकेबल नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस व्हेन 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, मास ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना है, 4 ग्राम। जब भी मास दिया हो आप उसको मोल में कन्वर्ट करो, तो मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। गिवन मास 4 ग्राम, हाइड्रोजन का मोलर मास 2, टोटल मोल कितना आएगा, 2 मोल्स। क्या क्लियर है? ओके, एंड 44 ग्राम ऑफ CO2, तो मास ऑफ CO2 कितना है, मास ऑफ CO2 है 44 ग्राम, तो मोल्स ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, जल्दी जल्दी फटाक से सॉल्व करो। मोल्स ऑफ CO2 44 और इसका मोलर मास भी 44, 1 मोल आ गया। तो जब भी मास दिया हुआ मोल निकाल लेंगे। आगे देखो क्या कह रहा है, आर मिक्सड इन अ कंटेनर एट 10 atm टोटल प्रेशर। P टोटल कितना दिया हुआ है, P टोटल दिया हुआ है 10 atm। पूछ क्या रहा है, पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम पार्शियल प्रेशर निकालेंगे हाइड्रोजन का, तो फॉर्मूला क्या यूज होगा, मोल फ्रैक्शन हाइड्रोजन का इनटू में टोटल प्रेशर। यहाँ पे हम पार्शियल प्रेशर निकालेंगे CO2 का, तो फॉर्मूला हो जाएगा मोल फ्रैक्शन CO2 का इनटू में टोटल प्रेशर। यस और नो? मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सर हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो तो ऊपर लिख दो हाइड्रोजन के मोल और नीचे लिख दो टोटल मोल। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। टोटल प्रेशर कितना है, 10 atm। कितना आ गया, 20/3। ये पार्शियल प्रेशर आ गया 20/3 atm। इसके लिए अगर लगाओ तो CO2 का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो तो ऊपर CO2 का मोल, नीचे टोटल मोल इनटू में टोटल प्रेशर, ये आ गया 10/3 atm। अरे कितना आसान सवाल था, देखो पार्शियल प्रेशर पूछा था, इसका भी पार्शियल प्रेशर बता दिया, इसका भी पार्शियल प्रेशर बता दिया। क्या ये बहुत आसान है? चलो नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट क्या है, अ मिक्सचर ऑफ N2 एंड आर्गन कंटेन 7 ग्राम N2। ओके, मास ऑफ N2 कितना है, मास ऑफ N2 है 7 ग्राम। तो हम मोल निकाल ले, तो मोल ऑफ N2 कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, मोल ऑफ N2। गिवन मास कितना है 7 ग्राम, मोलर मास कितना है, तो N2 का मोलर मास होता है 28, कितना आ गया 1/4। 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.25 मोल आया। आर्गन कितना दिया है 8 ग्राम, तो मास ऑफ आर्गन कितना है, मास ऑफ आर्गन है 8 ग्राम, तो मोल्स ऑफ आर्गन क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी सोल्व कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत आसान है। मोल्स ऑफ आर्गन कितना हो गया 40, गिवन मास 8 ग्राम, मोलर मास 40 होता है आर्गन का, कितना आ गया 1/5। 1/5 को क्या लिख सकता हूँ 0.2, तो इसका मोल कितना आया 0.2। अब मुझे क्या करना है, टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है, तो P टोटल दिया हुआ है 27 atm, कितना है 27 atm। पूछा क्या है, पार्शियल प्रेशर पूछा है, तो पार्शियल प्रेशर N2 का पूछा है, तो फॉर्मूला क्या होगा, मोल फ्रैक्शन N2 में टोटल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन N2 का कितना है, तो सर ऊपर N2 के मोल, नीचे टोटल मोल। टोटल मोल कितना है, इसको इससे जोड़ूंगा तो 0.45 इंटू में टोटल प्रेशर 27, क्या 2 0 से 2 0 ये निपट जाएगा। 9 की टेबल पे 9 5 जा 45, 9 3 जा 27, 5 की टेबल से 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 atm पार्शियल प्रेशर आ गया, यस और नो। तो ये हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर था। अब हम क्या करते हैं, मैं आपको ना एक फॉर्मूला शीट देता हूँ, जरा उसे दिमाग में रखना कि जब आप बॉयल्स लॉ के सवाल करेंगे तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फॉर्मूला लगता है इसके लिए P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये बॉयल्स लॉ है। अगेन हम बात करें जब चार्ल्स लॉ की, तो जब चार्ल्स लॉ आ जाएगा तो हम कहेंगे कि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो हम यहाँ पे कहेंगे कि V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फिर आएगा हमारा गे लुसेक लॉ आएगा, गे लुसेक लॉ ये कहेगा कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो उस समय प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। फिर आएगा एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रोज लॉ कहता है कि जब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट हो तो जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल के, तो फॉर्मूला आएगा V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2। क्या क्लियर है। फिर जब हम बात करेंगे कंबाइंड गैस लॉ, जब हम बात करेंगे कंबाइंड गैस लॉ की, तो उस समय मोल कांस्टेंट होगा, मोल तो सब में ही कांस्टेंट होगा, मोल कांस्टेंट होगा। तब हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है, तब हमारा फॉर्मूला बन रहा है P1 V1/T1 इज इक्वल टू P2 V2/T2, ये हमारा कंबाइंड गैस लॉ है। फिर आएगी हमारी आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन का कहना है PV इज इक्वल टू nRT, ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है। फिर आएगा डेंसिटी ऑफ गैस। डेंसिटी ऑफ गैस निकालने का फॉर्मूला है प्राइम मिनिस्टर डिवाइडेड बाय राष्ट्रपति। फिर आएगा मोल फ्रैक्शन, अगर आप सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हो तो ऊपर सॉल्यूट के मोल और नीचे टोटल मोल। इसी तरह जब आप सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हो तो ऊपर सॉल्वेंट के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे, ये हो गया मोल फ्रैक्शन के बाद। मोल फ्रैक्शन के बाद हम नेक्स्ट क्या ले ले, पार्शियल प्रेशर। तो जब आप पार्शियल प्रेशर गैस ए का निकालेंगे
तो आपको लेना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन A इंटू में टोटल प्रेशर। जब आप पार्शियल प्रेशर निकालेंगे गैस B का तो आपको लेना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन गैस B इंटू में टोटल प्रेशर। जब आप पार्शियल प्रेशर C का निकालेंगे तो आप कहेंगे मोल फ्रैक्शन इसका इंटू C। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने काफ़ी सारे इंफॉर्मेटिव बात की, सारे नोट्स बनाइए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।